स्वागत है आपका तेलंगाना की तकदीर में। मैं हूं आपके साथ दृष्टि गुप्ता। चुनावी माहौल गर्म है। तेलंगाना की तिकड़ी यानी कि तीनों पार्टियां तेलंगाना पर अपनी हुकूमत के लिए पूरा जोर लगा रही हैं, जिसमें क्षेत्रीय पार्टी बीआरएस को लोगों को उन्हीं की भाषा में उनका हक दिलाने के लिए भी काफी मेहनत करनी पड़ रही है। लेकिन फिर भी जनता को विकल्प की तलाश है। उनके इसी विकल्प को दुरुस्त करने के लिए कांग्रेस के युवराज भी पूरी ताकत झोंक रहे हैं, ये कहकर कि 6 गारंटी वाली सरकार को चुनिए। लेकिन भाजपा को किसी मुद्दे की जरूरत नहीं है, वो तो कहने से पहले ही करने में भरोसा रखती है। मोदी जी बिन कहे ही राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का गठन कर दिया और तेलंगाना के लोगों के लिए पीएम 13,500 करोड़ रुपए से अधिक कीमत की कई विकास परियोजनाओं की घोषणा कर दी है। सड़क, रेल, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस और उच्च शिक्षा जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करके वहां के लोगों को ये दिखा दिया है कि उनके लिए क्या जरूरी है, उनके तेलंगाना का विकास कौन सी पार्टी कर सकती है। इसीलिए कैपिटल टीवी की हमेशा ये कोशिश रहती है कि आपको हम उस सियासी खबर से रूबरू कराएं जिसे जानना आपका हक है। तो इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम रुख करते हैं हेडलाइंस का। सीनियर कांग्रेस लीडर नंदीकांति श्रीधर कांग्रेस को छोड़ बीआरएस में हुए शामिल। तेलंगाना स्टेट बीजेपी करेगी केसीआर को बेनकाब, गिनाएगी डबल इंजन सरकार के फायदे। केटीआर के घर में शीर्ष पद को लेकर पुत्र और भतीजे में अंतर्कलह, इससे बिगड़ रहा है केसीआर का स्वास्थ्य। भाजपा के राज्य नेता करेंगे शीर्ष नेताओं के राज्य दौरों को लेकर बैठक। तेलंगाना की वोटर लिस्ट में इस बार 19 वर्ष की आयु के मतदाताओं में 6% की हुई वृद्धि। श्रीधर को देखकर तो ऐसा लगता है कि धीरे धीरे सारे कांग्रेस के लीडर पार्टी छोड़ देंगे, क्योंकि कांग्रेस में न तो नेतृत्व की समझ है और न ही मेहनत का कोई श्रेय दिया जाता है। इसी से खफा होकर तो कितनी बार शीर्ष लेवल के नेताओं में भी तलवारें खिंच चुकी हैं, लेकिन राहुल गांधी को कहां कुछ दिखाई देता है। बात करते हैं कि ऐसा क्यों हुआ। मेडचल मल्काजगिरी जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष नंदीकांति श्रीधर, जिन्होंने हाल ही में कांग्रेस छोड़ दी है, उन्होंने औपचारिक रूप से हैदराबाद में सत्तारूढ़ भारत राष्ट्र समिति ज्वाइन कर ली है। उनके साथ कई अन्य वरिष्ठ कांग्रेस नेता और जनप्रतिनिधियों ने भी बड़ी संख्या में बीआरएस को ज्वाइन किया है। ये कदम मल्काजगिरी निर्वाचन क्षेत्र में राजनीतिक समीकरण बदल सकता है। स्थानीय नेताओं के मना करने के बाद भी टीपीसीसी ने स्थानीय विधायक मैनामपल्ली हनुमंत राव को पार्टी में शामिल कर लिया। इससे नाराज होकर श्रीधर ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया है। बीआरएस के कार्यकारी अध्यक्ष और मंत्री केटी रामाराव ने श्रीधर का गर्मजोशी से स्वागत किया और कांग्रेस के अंदर उनके साथ हुए गलत व्यवहार के बाद बीआरएस में शामिल होने के लिए उनकी सराहना की। उन्होंने बताया कि श्रीधर ने कैसे अपना जीवन कांग्रेस को समर्पित कर दिया था, लेकिन उनके साथ कांग्रेस ने जो अन्याय किया है उसके बाद उन्होंने कड़ा कदम उठाया और कांग्रेस का हाथ छोड़ दिया। केटी रामाराव ने कांग्रेस को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि कांग्रेस ने सिर्फ जनता के साथ विश्वासघात किया है, कभी भी कोई स्पष्ट एजेंडा तैयार नहीं किया, न ही उस पर काम किया। उसने कभी भी तेलंगाना के लोगों के हितों को ध्यान में नहीं रखा। केटी रामाराव ने बताया कि बीआरएस ने हैदराबाद के लोगों की प्रगति के लिए हमेशा सोचा है और शहर के विकास के लिए ज्यादा मेहनत की है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस से कोई भी परेशान होकर आएगा, हम उसको ऐसे ही पार्टी में स्वागत करेंगे और अपनी पार्टी में अच्छी जगह भी देंगे। उन्होंने पुराने और नए सभी बीआरएस नेताओं से पार्टी उम्मीदवार की जीत सुनिश्चित करने के लिए समन्वय बनाकर काम करने का अनुरोध किया। जवाब में श्रीधर ने उन्हें मिले और सम्मान और अवसर के लिए बीआरएस को धन्यवाद दिया। उन्होंने बताया कि वो बीआरएस में इसीलिए शामिल हुए क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने बीसी यानी कि पिछड़ा वर्ग को कोई महत्व नहीं दिया। उन्होंने अपना रोष जताते हुए कहा कि उन्होंने कांग्रेस में रहकर पिछड़ा वर्ग के लोगों के लिए काफी काम किया, लेकिन कांग्रेस ने उनको इसका क्रेडिट नहीं दिया, इसीलिए उन्हें मजबूरन बीआरएस पार्टी को ज्वाइन किया है। यहाँ रहकर वो कमजोर वर्ग के लोगों के लिए मल्काजगिरी निर्वाचन क्षेत्र में लगन से काम करेंगे। बढ़ते अगली खबर की ओर। अब तेलंगाना पार्टी इकाई मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव के विश्वासघात को उजागर करेगी और केसीआर को बेनकाब करेगी। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग ने कहा कि केसीआर का झूठ अब भाजपा तेलंगाना के लोगों के सामने खोलेगी कि किस तरह केसीआर ने स्थानीय लोगों के लिए कुछ नहीं किया और अपना ही हित साधते रहे, और किस तरह मोदी जी ने तेलंगाना से संबंधित 2 महत्वपूर्ण मुद्दे हल्दी बोर्ड और तेलुगु राज्यों के बीच कृष्णा जल बंटवारे के समाधान के लिए न्यायाधिकरण को पूरा किया है, जिससे राज्य को बड़े पैमाने पर लाभ हुआ है।
उन्होंने कहा कि श्री मोदी ने बीआरएस और कांग्रेस के बीच सांठगांठ को प्रभावी ढंग से उजागर किया है और एक और गलत धारणा को तोड़ दिया है कि भाजपा उत्तर को प्राथमिकता देती है। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि महबूबनगर और निजामाबाद में श्री मोदी की सार्वजनिक बैठकों में उत्साहजनक प्रतिक्रिया ने वैचारिक रूप से प्रतिबद्ध भाजपा कैडर के बीच नई प्रेरणा का संचार किया है। वे भ्रष्ट बीआरएस सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए जबरदस्त ऊर्जा के साथ काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि डबल इंजन सरकार आपको वो सब सुविधाएं दे सकती है जो आपके राज्य को कोई और सरकार नहीं दे पाएगी। और रुख अगली खबर का। निजामाबाद से बीजेपी के सांसद अरविंद धर्मपुरी ने बीआरएस के प्रमुख केसीआर पर तंज कसते हुए कहा है कि उनको पारिवारिक समस्याओं के चलते उनके स्वास्थ्य को लेकर चिंता जाहिर की है। उन्होंने बताया है कि आजकल से केसीआर का स्वास्थ्य दुरुस्त नहीं है क्योंकि उनके घर में उनके पुत्र केटी रामाराव और टी हरीश राव दोनों में ही तेलंगाना के शीर्ष पद को लेकर घमासान चल रहा है। हरीश राव इस बात से निराश हैं कि रामाराव तो हरीश राव से छोटे हैं, फिर भी उनको राजनीतिक लाभ पहले दिया जा रहा है और वे आजकल जनता के भी संपर्क में नहीं हैं, इसीलिए उनकी स्वास्थ्य समस्याएं बढ़ रही हैं। जरूरत है कि जनता के बीच जाएं, नहीं तो आगामी चुनावों में हार का मुंह देखने को तैयार रहें। उन्होंने कहा कि हल्दी बोर्ड के दिन के उजाले को देखने के साथ बीआरएस नेताओं को समझ नहीं आ रहा है कि कैसे प्रतिक्रिया दें। उन्होंने कहा, हम हल्दी का निर्यात बढ़ाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ बीआरएस नेताओं की घटिया टिप्पणियां हास्यास्पद हैं। उन्होंने कहा कि राव खुद अपने नेताओं को कांग्रेस में भेज रहे हैं और जीतने के बाद वे घर वापसी करेंगे। लेते हैं अगली खबर को। प्रधानमंत्री मोदी की महबूबनगर और निजामाबाद की रैलियों ने भाजपा नेतृत्व वाली राज्य सरकार में जोश पैदा कर दिया है। उनका मनोबल अब काफी बढ़ गया है, इसीलिए वो पीएम और शीर्ष के नेताओं के साथ बैठक की योजना बना रहे हैं। भाजपा के राज्य नेता इस बार हर राज्य में काम के द्वारा अपनी पूरी ताकत झोंक देना चाहते हैं, इसीलिए वो इस बार अपने स्तर पर भी मतदाताओं को लुभाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि इस बार भाजपा तेलंगाना में कोई कोर कसर रहने नहीं देना चाहती। इसीलिए मोदी जी तो प्रचार कर ही रहे हैं, प्रदेश को नई नई सौगातें दे ही रहे हैं, जिसमें राष्ट्रीय सुरक्षा और अर्थव्यवस्था जैसे मुद्दे उठाए गए थे। लेकिन राज्य नेता इस बार आम स्थानीय मुद्दों के बल पर भी स्थानीय चुनाव जीतने के लिए पूरा जोर लगा रहे हैं। इसी संबंध में वो जनता की सहूलियतों को और जरूरतों को ध्यान में रखते हुए केंद्रीय मंत्री जैसे अमित शाह, जेपी नड्डा और योगी आदित्यनाथ से मीटिंग करके अपने मुद्दे को सामने रखेंगे और उचित राय लेंगे। ऐसी योजना है कि आने वाले अगले महीने में राज्य के पार्टी के शीर्ष नेताओं के साथ लगभग 40 बैठकें आयोजित हो सकती हैं। और अब अंतिम खबर। तेलंगाना के लिए अच्छी खबर है कि 2 साल पहले से तेलंगाना ने अपनी वोटर लिस्ट में पारदर्शिता लाने के लिए काफी प्रयास किए हैं। उसमें जितनी भी अशुद्धियां थी उनको साफ किया है। जितने मृतक थे या जिनका नाम 2 बार जुड़ गया था या फिर उनका स्थानांतरण हो गया था, उनका नाम वोटर लिस्ट में से निकालकर अपडेट कर दिया गया है। साथ ही लोगों के घर जाकर उनका फिजिकल वेरिफिकेशन किया गया है। जिनके घर में 6 से ज्यादा लोग हैं, उनका नाम पता भी ठीक तरीके से नामांकित किया गया है, जिसका परिणाम यह निकला कि आने वाले विधानसभा चुनाव 2023 में 119 विधानसभा क्षेत्रों में सही जानकारी के आधार पर 3,17,17,389 वोटरों के नाम की लिस्ट जारी हो गई है, जो कि इस वर्ष जनवरी की तुलना में 5.8% अधिक है। तेलंगाना में 3.17 करोड़ मतदाता हैं और 5.3 लाख नए मतदाता जुड़ने से इस साल जनवरी की तुलना में 5.8% ज्यादा मतदाता जुड़े हैं। इस अभियान की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि ये रही कि 18 से 19 साल तक के 5,32,990 युवाओं की पहचान कर ली गई है, जो कुल मतदाता आधार का 2.56% है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने जब ये सूची जारी की तो उसमें लिंग के आधार पर 1,58,71,493 मतदाता पुरुष थे, 1,58,43,339 महिलाएं थीं और 2,557 ट्रांसजेंडर्स मतदाता शामिल थे, जो कि दिखाता है कि यहाँ पर मतदाताओं का हिसाब संतुलित है। इसके अलावा 15,338 मतदाता सेवा मतदाता हैं और 2,780 मतदाता विदेशी हैं, तो मतदान के योग्य हैं। अगर हम इसी सूची को ध्यान से देखेंगे तो पाएंगे कि इसमें काफी बदलाव देखने को मिले हैं। जैसे कुल 17,01,087 नए मतदाता पंजीकृत हुए हैं, 6,10,694 मतदाता सूची से हटा दिए गए हैं और 5,80,208 मतदाताओं के नाम व पते को ठीक किया गया है।
जिससे पता चलता है कि ये लिस्ट बिल्कुल ठीक है। लिंग अनुपात से 1000 पुरुषों पर 998 महिलाएं हैं, जिसमें 7,07,043 मतदाता 18 साल से ऊपर के हैं, जो ये दिखाते हैं कि वो ये मतदाता हैं जो अपना अमूल्य वोट देकर राज्य में समीकरण को बदल सकते हैं। बोला जाए तो किसी भी पार्टी के भविष्य को तय कर सकते हैं। और दूसरे 43,943 ऐसे मतदाता हैं जो 80 साल के या उससे ऊपर के हैं, यानी कि सीनियर सिटीजन्स हैं। वो परिपक्व है, उन्हें इस बात की समझ है कि किस पार्टी ने उनके लिए सालों से क्या काम किया है और कौन सी पार्टी उनके अनुभव से उस बार तेलंगाना के लिए ठीक रहेगी। 5,06,493 ऐसे मतदाता हैं जो विकलांग हैं, जिनके लिए सरकार को अभी और काम करने हैं। सरकार ने मतदाताओं से अपील की है कि इस चुनावी उत्सव में अपना योगदान दें। जिनका नाम रह गया है वो पोलिंग स्टेशन जाकर eci.gov.in वेबसाइट पर जाकर या वोटर हेल्पलाइन ऐप से अपना एनरोलमेंट कर सकते हैं। यकीनन इस पहल का फायदा सभी पार्टियों को बराबर से होने वाला है। तेलंगाना की तकदीर में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।